तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। और अभी तक मस्त तरीके से नहीं चल रही है तो हम आपके सामने आ चुके हैं जड़ी बूटी वाली क्लास लेकर। जड़ी बूटी वाली क्लास लेकर आपको ऐसी जड़ी बूटियाँ देंगे कि आपका केमिस्ट्री का पेपर एकदम बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर फुल केमिस्ट्री की मैराथन करने वाले हैं। फुल केमिस्ट्री की मैराथन करेंगे इसके अंदर। क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड का जो हमारा पेपर है 25 तारीख का, पूरा केमिस्ट्री का पेपर इसी मैराथन से आने वाला है। तो आपको इसे पूरा देख लेना है। सारे चैप्टर हम बहुत अच्छी से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ दूंगा जो आपके पेपर को बहुत अच्छा बना सकते हो। डायरेक्ट आपको सवाल वहीं से उठ के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपके सामने है जो हम पढ़ेंगे, वो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पता नहीं, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इस वीडियो को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका था जहाँ पर मेरी वॉइस ऑफ थी, तो मैं जैसे दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो में। तो इस मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो आपके सामने पहली जड़ी बूटी ये प्रस्तुत है। पहली जड़ी बूटी देखिए, ये रही पहली जड़ी बूटी आपके सामने मौजूद है कि देखिए, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। केमिस्ट्री की बुक का पहले पेज पर पहली रिएक्शन है। Mg की रिएक्शन जब मैं O2 के साथ करता हूं तो मुझे MgO मिलता है। ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है? व्हाइट पाउडर में, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिलता है। आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बातों को ही मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ, वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, Mg ऑक्सीजन के साथ, Mg जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो Mg रिवन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम और Mg कन्वर्ट इनटू अ व्हाइट पाउडर। ओके, देखो क्वेश्चन है, जड़ी बूटियां है, दोनों को एक साथ लेकर आया हूं। क्यों? जो जड़ी बूटी हम आपको देंगे तो अब वो जड़ी बूटी असरदार है कि नहीं, इस बात का प्रमाण कौन देगा? उस बात का प्रमाण देगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देखिए, ये सवाल सीबीएसई 2021 में आया है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ए शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज टू अ व्हाइट पाउडर एंड आइडेंटिफाई एम एंड एन। तो देखिए, एम आपका ये है ही और एन ये आपका है। ठीक है, कोई दिक्कत है? रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको दी गई है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, डज एम अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन जस्टिफाई। तो देखो, इसको ये कर लेते हैं हम। Mg की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है तो आपका MgO बन रहा है। तो देखो, यहाँ से आप देख सकते हैं Mg है और यहाँ पर MgO आ गया प्रोडक्ट में। तो यह यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो यस, एम अंडरगोस ऑक्सीडेशन, आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं जड़ी बूटी नंबर 2 पर। आई होप आपको ये सारी वीडियोस जितने भी हम अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आपको सारी वीडियोस आपके काम की होंगी, यूजफुल होंगी। और अगर यूजफुल है तो आप हमें थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो जड़ी बूटी नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। जड़ी बूटी नंबर 2, सारी जड़ी बूटियां बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सारी वीडियो को और अच्छे से देखेंगे, एंड तक देख कर जाना वीडियो को। अगर केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो देखिए, सेकंड CO क्विक लाइम को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे स्लेक लाइम मिल जाता है। ठीक है, प्लस हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बात याद रखनी। स्लेक लाइम यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, कि जो व्हाइट वॉशिंग होती है वॉल्स की, उसके काम में भी आता है आपका स्लेक लाइम। ठीक है, ये एक जड़ी बूटी है। इससे रिलेटेड सवाल ये रहा, देखो असर्शन रीजन, ये 2023 में आया लेटेस्ट। असर्शन है द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी पढ़ा, बिल्कुल। क्विक लाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल बात है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन 2020 में इसी से आया। एक कंपाउंड ए इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो हमारा ये CO है, इसको हम सीमेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड ए यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट ए व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट इवॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म अ कंपाउंड बी। तो ए मेरा क्या है? CO, इसको मैं वाटर के साथ हीट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है, और ये बी मेरा स्लेक लाइम है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ए और बी, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ए विद वाटर, ये कर दी। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। तो एक देखो, 2 टाइप की रिएक्शन है ये। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको दिख रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक हमने पढ़ा था जब A + B
को रिएक्ट कर कर अगर हमें C मिलता है तो कैसी रिएक्शन होती है, वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, दूसरी, ये आपकी होगी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। और तीसरी जड़ी बूटी आपके सामने दी हुई है, तो देखेंगे इसको, समझेंगे। देखो 2FeSO4 को जब मैं हीट करता हूँ तो Fe2O3 SO2 प्लस SO3 मिलता है। इससे पहले एक और स्टेप होता है, वो हमने लिखा नहीं यहाँ पे। FeSO4.7H2O की जब मैं रिएक्शन करता हूँ, हीट करता हूँ, तो मुझे FeSO4 प्लस 7H2O मिलता है। ठीक है, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाते हैं इससे। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस हो जाता है। तो आपको सवाल दिया है, तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है, ये आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी बात आपको याद रखनी है। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो 2 ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो जो FeSO4 है ना, वो ग्रीन होता है कलर में, और यहाँ पे कैसा हो जाता है, यहाँ के ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो 2 ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, एक ऑब्जर्वेशन तो ये जो क्रिस्टल है अपने लूज कर देता है, लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो लूज कर रहा था कहीं भी ऊपर, तो कैसा हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो क्रिस्टल का जो कलर है, क्रिस्टल्स कलर चेंजेस हो जाता है, कहाँ से, ग्रीन से आपका हो जाता है कैसा, ब्राउन, कह सकते हैं रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। सेकंड है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो कौन सी रिएक्शन है भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। तो आपको हमने अभी बताया था, एक तो ये वाली रिएक्शन है और एक ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल अच्छी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब जड़ी बूटी नंबर 4 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है ये, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखेंगे 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, देखो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा, ये ब्राउन फ्यूम्स का इमिशंस करती है, याद रखना, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। ठीक है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो किसका इमिशन होता है, ब्राउन फ्यूम्स होती है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, उनका होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्टिविटी आपके पेपर में आ चुकी है, ये 2023 का सवाल है। देखो द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू, जो आपकी जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है वो क्यों निकल रही हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो सही बात है, यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है किसका, लेड नाइट्रेट का, विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स, जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है किसकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर ए ही इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आगे। एक सवाल ये आपके सामने दिया हुआ है, सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है पहले, मतलब जड़ी बूटी। जड़ी बूटी नंबर 5 आपके सामने दी हुई है। आपको ये देखो 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी या करंट डालने पर 2H2O में और O2 में ये टूट जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रोसेस है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर कर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो इलेक्ट्रीफाइंग ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो रिएक्शन ये रही, द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू वाटर। वाई, देखो इसमें हम एक भूल गए, ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 20 का, राइट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड कैथोड। तो आप देख सकते हैं आपको एनोड को कैथोड पे कौन सी मिल रही है, देखो ऑक्सीजन मिल रही है आपकी एनोड पे और हाइड्रोजन मिल रही है आपके कैथोड पे। कहाँ, ये आपकी मिल रही है कहाँ पर, कैथोड पे मिल रही है। तो याद रखेंगे O2 किस पे मिल रही है आपकी, एनोड पे मिल रही है, और आपकी H2 मिल रही है आपकी कैथोड पे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसका डी वाला, द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू वाटर। जैसे मान लो अभी जब ये रिएक्शन हो रही थी तो इसके अंदर वाटर था। ठीक है, वाटर था, तो मैंने ना इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की डाली। मैंने क्यों डाली H2SO4 की ड्रॉप, बात यह है कि भाई वाटर होता है बैड कंडक्टर ऑफ लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो बैड कंडक्टर होता है, तो H2SO4 क्या करेगा, इसके अंदर कुछ हम ड्रॉप डाल देंगे H2SO4 की, तो ये क्या बढ़ेगा, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि H2SO4 एक एसिड है और इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था ये भी। आगे चलते हैं जड़ी बूटी नंबर 6।
चलिए जड़ी बूटी नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। आई होप आपको ये लेक्चर अभी तक अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे को बहुत मदद मिलती है हमें, और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सामने। हट जा भाई। देखो 2AgCl की जब मैं सनलाइट में रखता हूँ तो मुझे Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। 1 नंबर का CBSE में कई बार आया है। तो किस में यूज़ होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। चलिए अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया आपके सामने, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है? तो ये तो पता चल गया हमें, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसकी रिएक्शन ये ऊपर है। अब उसने पूछा एक ऑब्जर्वेशन और बताना हमें, क्या ये देखो लिखा है यहाँ पे, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। तो देखो इसका कलर होता है व्हाइट, और जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो इसका कलर होता है ग्रेश व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो बस ये एक ऑब्जर्वेशन होती है कि जो AgCl का कलर व्हाइट से कैसा हो जाता है? ग्रेश व्हाइट हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन हमको मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए जड़ी बूटी नंबर 7 पे आ चुके हैं। जड़ी बूटी नंबर 7 आपके सामने दी है, ठीक है। तो देखेंगे Na2SO4 BaCl2 के साथ क्या हो रहा है? Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करके क्या बना रहा है? BaSO4 और 2NaCl, ठीक है। आप जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट PPT होता है, याद रखना व्हाइट PPT, ठीक है। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो देखो ये रिएक्शन ये दी है। स्टेट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच इट्स क्लासिफाइड। तो 2 टाइप की होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपके सामने ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, सॉरी, जड़ी बूटी नंबर 8 है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो अभी आएंगे, अभी तो जड़ी बूटियाँ चल रही हैं। जड़ी बूटी नंबर 8 देखो, जब मैं Cu की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे 2Cu मिलता है। बेटा इसका कलर ब्लैक होता है, याद रखना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो ये कॉपर की जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है तो मुझे कॉपर फिर से चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा CuO बना इस CuO को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दूंगा। जैसे ही मैं हीट करूंगा तो मुझे Cu मिल जाएगा दोबारा से, ठीक है, और H2 साथ में मिलता है। तो ये ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है। सवाल आया आपके सामने पेपर में, देखो ए कॉपर वायर ऑन बर्निंग गेट कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है, इसका कलर ब्लैक ही होता है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगी? CO प्लस Cu, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, ये ब्लैक ही होता है। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ कैन बी केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज भी रिवर्स। इसको रिवर्स करो, तो इसको रिवर्स करने के लिए H2 के साथ रिएक्शन कर देते हैं, फिर से हमें मिल जाता है क्या? हमें कॉपर मिल जाता है। तो यही इसका आंसर था, ठीक है। तो देखो ये भी एकदम बिल्कुल इसी जैसा सेम है, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे, एक ही सवाल है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, अब आ गए कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन रह गई, उन्हें भी आपको करना ही है, ठीक है। तो देखो 6CO2 प्लस 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमें देता है ग्लूकोज, और 6CO2 और 6H2। बेटा ये किसकी रिएक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। किसकी? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, याद रखना। ये नेचर में कैसी होती है? ये होती है नेचर में आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इसमें हमें हीट देनी पड़ती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन गिव्स CO2 6H2 प्लस एनर्जी। ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। और ये कैसी होती है नेचर में? एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब हम सांस लेते तो हम गैस छोड़ते हैं ना, तो कैसी रिएक्शन हो गई? ये हो गया आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। पेपर में सवाल आता है कि जो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है बताओ कैसी होती है? तो वो होती है एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस वाली, और रेस्पिरेशन वाली आपकी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब दिया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो इसकी रिएक्शन क्या होती है? जब मीथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CO2 और 2H2। याद रखना, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो हमें CO2 और H2 ही मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसको अक्सर भूल जाते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं वेजिटेबल मैटर का, किसमें? कंपोस्ट में, तो वो भी एक कैसी रिएक्शन है? वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको याद रखना है, पेपर में आती है, ठीक है। अब देखो ये
प्लस CuSO4, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपकी ZnSO4 प्लस Cu निकल गया, ऐसी Pb का Cu ने डिस्प्लेस किया तो PbCl2 प्लस Cu। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आती होंगी। चलिए अब आगे मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ये दिए हुए हैं, तो आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं और एक बार खुद से आप वीडियो को पॉज कर इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन सवालों का बहुत ट्रेंड है, ये सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपको वेरिएबल दे देगा PQRS और आपसे इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की बोलता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले ना आप ऑप्शन रखकर इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन रखकर ही मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ, ऑप्शन रखकर हम चेक करेंगे। देखो हमेशा देखो इनका भी एक तरीका होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 दिया या 2 या 2 या 3, ये पता है कि हमें P या Q पे 2 या 3 हो सकता है, ये बात तय है। ठीक है, तो हमेशा स्टार्ट करो या तो लास्ट से या फिर बीच से। तो मैं यहाँ पे B की वैल्यू 2 रख के देख रहा हूँ। ठीक है, B की वैल्यू 2, सॉरी पहले मैं B वाला ऑप्शन रख के देख रहा हूँ। तो 2Al प्लस 3H2 गिव्स 3Al2O3 प्लस H2। तो यहाँ पर देखेंगे आप, देखो 2 Al है लेकिन यहाँ पर Al 6 है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे C वाला ऑप्शन रख के देखता हूँ। तो 2Al प्लस 3H2 गिव्स Al2O3 प्लस 3H2। तो यहाँ पे चेक करेंगे 2Al यहाँ पर है और 2Al यहाँ पर भी है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हमारे पास? यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन रखकर ही कर सकते हैं सही अच्छे तरीके से, पर जल्दी करना क्योंकि पेपर में टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ A एंड B आर इन द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर रिप्रेजेंटली। तो आपको देखो इसमें वैल्यू निकालनी है किसकी? A, B, C और D की। तो इसमें भी ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, तो हमेशा पीछे या तो आप लास्ट से रखो ऑप्शन या फिर बीच में से रखो। तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन रख के देखता हूँ। 2PbNO3 गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 और D मेरा 1 दिया है तो O2। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखो Pb हमारे पास 2 है तो यहाँ पर भी 2Pb है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 8, 10, 12, तो यहाँ पे देखो 6, 6, 12 हुआ ऑक्सीजन भी। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है और यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, आप और भी ऑप्शन रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। असर्शन रीजन टाइप का भी एक सवाल दिया। असर्शन दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ज़्यादातर एंडोथर्मिक की होती है नेचर में। रीजन है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोजिशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी बताया था कि नहीं? ठीक है, तो देखो ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। ये बात अलग है, ये बात अलग है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, तो देखिए आपके सामने इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ना, देखो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, आपको भी खुद से एक बार इसको करना है। आप अपने को खुद से करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। पहला दिया आपको स्टीम पास ओवर रेड हॉट आयरन। तो देखो स्टीम को, तो आयरन को हम H2O, ये क्या मेरा स्टीम की फॉर्म में, जब मैं इसको क्या करूँगा हीट करूँगा तो मुझे क्या मिलता है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे आप खुद से। नेचुरल गैस बर्न इन एयर, अभी बताई थी रिएक्शन मीथेन वाली, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोगे तो हमेशा क्या मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। बैलेंस आप खुद करेंगे, याद रखना है बैलेंस आप खुद करेंगे। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन सेल, तो अभी बताई थी ग्लूकोज वाली रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो भाई क्या कर रहे हो अभी तक। तो क्या होती है रिएक्शन सी, रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे, मिटा देते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स C62 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, यह आपकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज वाली, रिएक्ट विद एनर्जी सेल। ठीक है, तो चलिए अब एक सवाल मैं हर बार आपको हर चैप्टर के अंदर से होमवर्क में दूंगा, तो ये सवाल आपका होमवर्क में रहने वाला है। इस सवाल को आप खुद से होमवर्क में करेंगे। आगे मूव करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। देखो अगर आप महसूस करेंगे, आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, मैंने किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना पूरे लेक्चर को। ठीक है, तो देखेंगे। देखो ये वाली रिएक्शन दी है, इनके हमें बताना है, ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो देखो 2H2OS प्लस SO2 गिव 2H2O प्लस S। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर सल्फर है और यहाँ ऑक्सीजन आ गया।
तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो होता है बेटा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीजन हो गया, SO2 से यहाँ S हुआ, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, या हुआ आपका रिडक्शन। क्या हुआ आपका यहाँ पे, रिडक्शन। याद रखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका, सॉरी गलत कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा भाई, गलत कर दिया भाई। जो इसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, नहीं बेटा H2O में सल्फर, H2O में रिड्यूस हो रहा है। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो आपके सामने दिया है, SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आया था, एंड H2S रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखो ऑक्सीडेशन कर रहा था तो रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। आपके पास नेक्स्ट सवाल ये दिया है कि MnO2 प्लस 4HCl, मैंने 2 सवाल लिए हैं, ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, हर बार यही पूछे जाते हैं तो दोनों को ले लिया। ठीक है, अब इसमें भी चेक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन घट रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा आपका, रिडक्शन। भैया रिडक्शन हो रहा होगा, अगर ये रिडक्शन है तो कैसा होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत है, चलो अब देखो इसमें अगर यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2, नहीं। MnO2 इज रिड्यूस टू MlCl2, देखो हो रहा है, सही बात है। सेकंड, MlCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये भी सही है। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर हो चुका है खत्म, कंप्लीट हो चुका है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट में आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देने चाहेंगे इस चैप्टर के अंदर, आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो भी आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बहुत एनर्जी के साथ चैप्टर नंबर 2 पे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री का 2 नंबर चैप्टर। ठीक है, अब आपके सामने देखो 2 चैप्टर आ चुका है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमारा 2 चैप्टर है और इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आ गई हैं फिर से जड़ी बूटियां वापस। तो ठीक है, जड़ी बूटी नंबर 9। देखो जब लाइम वाटर CaOH2 की मैं रिएक्शन करवाऊंगा CO2 के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2, कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक्सिस में क्या डालूंगा, एक्सिस में अगर मैं CO2 डाल देता हूँ, ठीक है, तो अभी ये होता है क्या, यहाँ पे CaCO3 से क्या होता है, मिल्की कलर आ जाता है, मिल्की कलर आ जाता है, मिल्कीनेस हो जाती है। ठीक है, अब इस मिल्कीनेस को दूर करेंगे हम किससे, हम इसके अंदर CO2 और एक्सिस में डाल देंगे, तो इससे जो मिल्कीनेस आएगी वो गायब हो जाएगी। तो CaH2 मतलब CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, और यहाँ से क्या होती है, ये कलरलेस होता है, मिल्कीनेस गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल आया और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो देखेंगे, ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न मिल्की, तो शुरुआत में मिल्की होता है, देन बिकम कलरलेस, उसके बाद देखो कलरलेस होता है। एक्सप्लेन व्हाई, राइट ऑल द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो बेटा इसके अंदर मैं क्या ही बताऊँ, सब कुछ तो दिया ही है, तो यही 2 रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले ये लिखोगे, उसके बाद ये, उसके बाद आपका ये मिल्की हो जाएगा H2, उसके बाद फिर हम एक्सिस में डाल देते हैं तो हमारे पास ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर था। तो चलिए आगे चलते हैं, जड़ी बूटी नंबर 11 सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जड़ी बूटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखेंगे, देखो NOH की रिएक्शन Zn के साथ करूंगा तो Na2ZNO2 मिल जाता है प्लस H2, सोडियम जिंकेट होता है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखो आपके सामने सवाल आया, तो 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सोल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुल जिंक मेटल टेक इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आपको Zn NOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बनेगा, Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, उससे हम
व्हेन द कॉन्टैक्ट आर वार्म ए गैस इवॉल्व विच इज बबल थ्रू अ सोप सोल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। देखो भाई इसके अंदर H2 निकला और यहाँ पे मैं ले आया क्या, यहाँ ले आया मैं सोप सोल्यूशन। क्या ले आया भाई, सोप सोल्यूशन ले आया। अब जैसे ही H2 सोप सोल्यूशन के पास से जाएगी, इसके अंदर जाएगी, तो यहाँ से निकलेंगे बबल्स। क्या निकलेंगे भाई, यहाँ से बबल्स निकलेंगे। अब मैं इस बबल के पास ले आऊँगा कैंडल। क्या ले आऊँगा, कैंडल। अब बर्निंग कैंडल लाऊंगा तो ये क्या करेंगे, पॉप साउंड की आवाज़ निकालेंगे। क्या, पॉप साउंड। ये जो बबल्स है पॉप साउंड की आवाज़ निकालेंगे। तो इससे हमें पता चलता है इसके अंदर कौन सी गैस मौजूद हुई, H2 गैस निकली थी। ठीक है, अच्छे समझ में आया। नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसने बोला सेम मेटल Zn को अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन कर दूं तो भाई ZnCl2 प्लस H2 निकलता है। सही बात है, फिर से हाइड्रोजन की गैस निकलेगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा। चलिए आगे चलते हैं। जड़ी बूटी नंबर 11, क्लोर एल्कली प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ NOH होता है जी बेटा, इस पूरे को ब्राइन बोला जाता है, इस पूरे को ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, ब्राइन NOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये बेटा कैथोड पे निकलता है आपका, बनता है, और ये आपका एनोड पे बनता है, और ये आपका नियर कैथोड बनता है। ठीक है, याद रखना है। इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ऑल्सो कोल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्लोरीन भी निकलता है और इसके अंदर से हाइड्रोजन भी निकलता है। और एल्कली क्या है हमारा, NOH तो एल्कली होता है ना। चलो, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। तो कंपाउंड X क्या होगा हमारा भाई, कंपाउंड X क्या होगा। In this process, two gases YZ are liberated. Y is liberated at the cathode and Z which is liberated at the anode. Find X, Y, Z। तो भाई देखो एक बात तो तय है, उसने बोला Y liberated at cathode, तो कैथोड पे आपकी H2 निकलती है, ये बात तय हो गई। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। एंड Z which is liberated anode, Z एनोड पे निकल रही है, और कौन सी निकलती है आप जानते हैं, Cl2 निकलती है। अब उसमें क्या हमारा X बचा। तो द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। तो कंपाउंड X क्या होगा हमारा भाई, तो भाई हमारा कंपाउंड X क्या है, NaCl प्लस H2, यही तो है, ये ब्राइन, यही तो हमारा X है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जड़ी बूटी नंबर 12, जड़ी बूटी नंबर 12 आपके सामने है। जड़ी बूटी नंबर 12 देखो, 2CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 गिव्स ClO2 का होल ट्वाइस CaCl2 प्लस 2H2। तो बेटा ये क्या आपकी, ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जम्स। तो पानी को साफ करने का भी काम ही करता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। ए केमिकल कंपाउंड X इज यूज टू ब्लीच वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री एज वेल एज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। तो आइडेंटिफाई X। तो बेटा आप X क्या हो गया, आपका X तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया कि नहीं, ये ब्लीचिंग पाउडर ही तो हो गया आपका X। क्यों भाई, X तो आपका ब्लीचिंग पाउडर होगा, ये तो काम आता है लॉन्ड्री वगैरह के। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। हाउ इज दिस कंपाउंड रिप्रेजेंटेड, इस तरीके से लिख लिया। राइट द मेथड ऑफ दिस प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द केमिकल इक्वेशन फॉर दैट अकर। तो देखो इसका प्रिपरेशन पूछे और इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन हमें ये दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलेंगे। आगे जड़ी बूटी नंबर 13 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कह दे रहा हूँ पेपर में आने वाला सवाल है, याद रखेंगे इसको, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। जब मैं ब्राइन और CO2 और अमोनिया को, जब मैं तीनों को रिएक्ट करता हूँ तो मुझे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, अब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर से हीट करूँगा तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिलता है प्लस H2 प्लस CO2 मिल जाता है। ठीक है, और यही मेरा क्या है, यही मेरा बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, अच्छे से याद रखना है। एक और बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो यूजेस कहाँ होता है बेकिंग सोडा का, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड इडाइबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड और मिक्स इन अ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो अब आगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो याद रखेंगे जो केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जैसे फूला फूला बनाता है वो किसकी वजह से बनता है, ऑक्सीजन, वो CO2 की वजह से बनता है। जब हम इसको हीट करते हैं, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, CO2 निकलता है, उस CO2 की वजह से वो फूले फूले बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। ठीक है, तो सवाल दिया, ये व्हाइट पाउडर इज एडेड वाइल बेकिंग केक टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है भाई, एक तो आपका बेकिंग पाउडर हो गया मेन इंग्रेडिएंट, बेकिंग पाउडर, और एक हो गया बेटा आपका टार्टरिक एसिड।
टार्ट्रिक एसिड। अब दोनों का फंक्शन भी पूछा है, तो भाई बेकिंग पाउडर का फंक्शन क्या है? बेकिंग पाउडर का फंक्शन क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है CO2, इसको क्या CO2 मिलता है। अब CO2 क्या करता है, उसको केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने का काम करता है, स्पॉन्जी बनाने का काम करता है। और जो टार्ट्रिक एसिड है वो हमारे जो केक वगैरह होता है उसकी बिटरनेस को न्यूट्रलाइज करता है, बिटरनेस को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया, दोनों का फंक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, हट जा भाई, क्या आ गया ये। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर क्या करता है, CO2 को जब हीट करते हैं तो हमें सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है, और टार्ट्रिक एसिड बिटरनेस को कम करने काम आता है। उसके बाद पूछा राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर हीटेड ड्यूरिंग द बेकिंग। तो अब ये वाली आप रिएक्शन छाप देंगे, पेपर में आएगी, तो ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। जड़ी बूटी नंबर 14 आपके सामने आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ये है आपकी प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो देखो पहली दो रिएक्शन तो बिल्कुल सेम रहेंगी, ये वाली रिएक्शन उठा लेना इसके साथ, और तीसरी रिएक्शन जोड़ देना। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, जो दोनों रिएक्शन सेम रहेंगी। उसके बाद तीसरी रिएक्शन ये हो जाएगी इसके लिए। इसमें क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में हम 10H2 से रिएक्ट कराएंगे तो Na2CO3 डॉट 10H2 मिल जाता है। यही हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। इसके 3 स्टेप में होती है, 2 रिएक्शन आपको ऊपर मैंने दी थी, तीसरा इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, चलो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज इन गिलास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। याद रखना है, गिलास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज होता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ से सवाल आया हुआ है, याद रखना। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कौन हटाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ए केमिकल कंपाउंड X इज यूज इन सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन। राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X। ठीक है भाई, तो X क्या है आपका, X है Na2CO3 डॉट 10H2। उसने पूछा केमिकल नेम, वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। और फिर पूछा है कॉमन नेम। भाई कॉमन नेम क्या हुआ इसका, सॉरी ये तो कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम लिखना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये है आपका क्या, ये आपका केमिकल नेम, ये वाला आपका केमिकल नेम है, याद रखेंगे केमिकल नेम है। ठीक है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो देखो एक रिएक्शन तो ये है, ये वाली लिखनी है, ऊपर से वो 2 रिएक्शन और लिख लेना। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग Ca और Mg सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखो जब मैं इसकी रिएक्शन Na2CO3 की रिएक्शन में किसके साथ करूं, जिसके अंदर कंटेनिंग Ca और Mg की क्या हार्डनेस होता है, Ca और Mg की वजह से हार्डनेस होती है, तो CaCl2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस NaCl हमारे पास बन जाएगा भाई, ये इनसॉल्युबल बन जाता है। क्या, ये इनसॉल्युबल बन जाता है, पानी के अंदर इजीली घुलता नहीं है, तो ये हमें क्या मिल जाता है, इनसॉल्युबल बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल हमारे पास बन जाता है। तो क्या करेंगे, जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो इनसॉल्युबल हमें कंपाउंड मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आगे। चलो जड़ी बूटी नंबर 15 आपके सामने दी है। आई होप आपको अभी तक जड़ी बूटी नंबर 14 तक सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत भूलना। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। CaSO4 डॉट 2H2 को मैं हीट करता हूँ 373 केल्विन पर, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3H2 में 2, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, POP। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर मैं इस POP को इसके अंदर फिर से मैं वाटर डाल दूं तो ये फिर से CaSO4 डॉट 2H2 जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हार्ड मास ही बोलते हैं, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ POP है ये, यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बॉन्स, और जो फ्रैक्चर बॉन्स आपकी टूट जाती है ना, फ्रैक्चर वगैरह होता है, इसी साथ होता है POC, और टॉयज बनाने के भी काम आता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑन हीटिंग X एट 373 केल्विन इट लूजेज वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बिकम वाई। तो देखो CaSO4 डॉट 2H2 है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ 373 केल्विन पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस 3/2, यही तो इसने बोला है। तो हमें क्या मिल जाता है, ये हमारे पास X है और हमें Y मिल रहा है, Y क्या है, POP, और X क्या है मेरा, जिप्सम हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला है फ्रैक्चर बॉन्ड, वो तो हमने पढ़ाई था, आइडेंटिफाई X एंड Y होगा। ठीक है, हाउ कैन वी X रीऑब्टेन फ्रॉम Y, तो ये वाली रिएक्शन करके हम फिर से ला सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं, अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है कुछ और रिएक्शंस बची हैं क्या, ऐसी तो कोई रिएक्शन बची नहीं मेरे हिसाब से, अगर बची होती तो हाँ एक रिएक्शन बची है शायद मेरे हिसाब से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, शायद भूल चुके हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, NaCl प्लस NaOH की अरे यार क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, एसिड
प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 बना लेता है। तो जैसे मान लो एसिड मेरे पास HCl और बेस NOH है, तो मेरे पास NaCl प्लस H2 बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आपने कभी देखा होगा आपके पेट में आपके पेट दर्द करने लगता है या फिर इरिटेशन सी होती है, तो आपकी एसिडिटी बन जाती है पेट के अंदर, तो आपसे डॉक्टर कहते हैं कि आप ना एंटासिड ले लो। एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, MgOH2 का होल्ड, ऐसे क्या होता है, नेचुरल बेसिक होता है, और आपके पेट में क्या होता है बेटा, एसिड होता है। तो ये क्या कर देता है, जब हम बेसिक को लेंगे तो पेट के अंदर एसिड HCl बन जाता है बहुत सारा, जब भी तो हमें एसिडिटी होती है तो ये इसको क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कभी कभी आपने देखो अनटेस्टिंग वगैरह, अनटेस्टिंग खा जाती है तो कौन सा एसिड होता है उसकी बॉडी के अंदर, फॉर्मिक एसिड छोड़ के चले जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, इसे बेकिंग सोडा लगा लेते हैं वहाँ पे। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, आपका बेसिक होता है नेचर में, और फॉर्मिक एसिड एसिडिक होता है, तो दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा वो जहाँ पर वो चींटी वगैरह कोई भी खाता है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके आपको एप्लीकेशंस याद रखने हैं, एप्लीकेशंस को याद करके जाना। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ pH इम्पोर्टेंट है। pH का एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और pH इज इक्वल टू माइनस pH इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, पेपर में आ सकती है। एक और बात याद रखेंगे, pH स्केल आप जानते हैं, ये 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में 7 होता है, यहाँ पे आपका ये न्यूट्रल होता है, और 7 से जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे, 7 से जैसे जैसे पीछे जाओगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे, और 7 से जैसे ही आगे की तरफ भागोगे तो आपका बेसिक करेक्टर बढ़ता है, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है, और 7 आपका हमेशा न्यूट्रल रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो pH बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H एंड OH। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल दिए हैं, इन सवाल को हम कर लेते हैं। आई होप आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको सभी अच्छे से समझ में आ रही हुई चीज़ें। देखो, इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट X 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो द सॉल्ट X है, तो देखो किसके अंदर 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। देखो CuSO4, तो बेटा इसके अंदर तो 5 होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इसको, तो इसके अंदर 5 है। Na2CO3 10 होते हैं बेटा, अभी पढ़ा था क्वेश्चन छोड़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा था 7 होते हैं FeSO4.7H2 याद है, तो इसके अंदर 7 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CaSO4 जिप्सम, इसके अंदर 2 होते हैं, तो याद रखना आपको। ठीक है, आगे करते हैं। यूज ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड। टैमरिंड के अंदर क्या होता है बेटा, आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज, तो जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसका नेचर कैसा होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बना किससे होगा, सोचो। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, या तो मैं HNO3 की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, HNO3 की रिएक्शन NOH के साथ करवा दूं तो मुझे मिल जाए, सही नहीं, KOH के साथ करवानी पड़ेगी जब ये मिल सकता है। किसके साथ मैं करवा दूं, KOH के साथ, तो ये मुझे KNO3 का सही है, KNO3 मिल जाएगा नहीं मुझे, कोई दिक्कत है। KNO3 मिल जाएगा, यही मेरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट है बेटा। देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है हमें हमेशा न्यूट्रल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलने वाला है। आगे चलेंगे। देखो, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो डेट व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ आ, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, तो Zn की रिएक्शन HCl के साथ करवा दो तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप सभी समझ में आ रही है बातें। बेस की करवा दो, Zn की रिएक्शन में NOH के साथ करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Na2ZNO, सही कर रहे हैं ना भाई, क्या गलत तो नहीं कर दिया अरे भाई, गलत तो नहीं कर रहे, Na2ZNO2 यही बनता है ना, हाँ, सोडियम जिंकेट देख लेना, वैसे सही लिखा मैंने, सोडियम जिंकेट बनता है प्लस आपका H2 बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। आगे बच्चा कार्बोनेट, तो Zn की रिएक्शन में Na2CO3 के साथ करूँगा तो मेरा क्या बनेगा, ZnCO3 प्लस CO2 प्लस H2 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते थे इस सवाल को। आगे दिया है, देखो, ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर X है, इमिट्स गैसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर व्हेन हीटेड ओवर अ फ्लेम, इट फर्स्ट लूजेस वाटर
वाटर एंड चेंजेस कलर ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजन प्रोड्यूस अ सॉलिड कंपाउंड वाई। तो देखो ग्रीन कलर का कंपाउंड एक्स है भैया, हमने पढ़ा तो था ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी तो अपनी लूज कर रहा था कि नहीं, यही तो ग्रीन कलर का था और अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी लूज कर रहा था। तो ये क्या बनेगा आपका बनेगा FeSO4 प्लस 7H2O। तो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स इमिट गैसेस। नहीं ऐसे करो, इसको हटाओ पहले, यहाँ से हटाओ। तो ये हमारा इस तरीके से, अरे बैक करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन गया। तो इसको अब देखो ये बन गया। इसके बाद हम फर्दर रिएक्शन करेंगे इसकी, तो हमें मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2। ये ग्रीन कलर का होता है ना, ये ग्रीन कलर का। अब हमें ये दो गैसेस मिल गई, ठीक है। तो उसने बोला तो वाई हमारा क्या है, ये वाई हमारा ये हो गया Fe2O3, एक्स क्या है हमारा FeSO4, ठीक है। तो ठीक है। तो अब हो गया स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन एक्स इज हीटेड। तो जब एक्स को हीट करा जाता है तो कौन कौन से कलर चेंज होते हैं। तो भाई देखो ग्रीन से क्या हो जाता है, वाई आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीन से आपका कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि ड्राई HCl, ये सवाल ही भाई कई बार आया, ड्राई HCl गैस कैन नॉट बी चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। वाई? क्योंकि ड्राई HCl के अंदर बेटा H पॉजिटिव आइंस एब्सेंट होते हैं। क्यों H पॉजिटिव आइंस एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लिटमस पेपर पर कोई भी असर वो नहीं दिखाता, ठीक है। चलिए सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बताने क्लोव ऑयल एंड वनीला इसेंस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यही सही है इसका, आपके यही होते हैं दोनों। आगे चलते हैं। हाइड्रोनियम आइंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो हाइड्रोनियम आइन बेसिकली जो हमारे H3O पॉजिटिव आइंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड वाटर नहीं, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर, इसी से बनते हैं हमारे, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे दूँ भाई, ये क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए राइट अ बैलेंस इक्वेशन टू शो द रिएक्शन डेट अकर व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम डिप्ड इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो हमें किसकी रिएक्शन करनी है, एल्यूमिनियम की। इसके साथ करनी है भाई, पहले करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन क्या करेगा, Al2SO4 का होल ट्राइस प्लस H2, पहली रिएक्शन ये होगी। फिर कह रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर रहा है, तो NaOH, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन याद रखेंगे। तो NaAlO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये क्या बन जाता आपका, ये बन जाता आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। आगे क्या कहता है, राइट द कलर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म व्हेन कॉपर ऑक्साइड ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें बताना है कि कौन सा कलर बनेगा जब हम ट्रीट करेंगे किसको, जब हम ट्रीट करेंगे किसको, राइट द सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन व्हेन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे इसमें क्या होता है भाई कि जो इसका ना ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाता है, किसका, ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर। द सोल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा कौन सा बनता है, ब्लूइश ग्रीन कलर बन जाता है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन कलर। आगे चलते हैं। तो सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर फॉर डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड। देखा, याद रखो ये आपका ये आपका एसिड है, तो एसिड के अंदर कभी भी वाटर को नहीं डाला जाता, एसिड के अंदर कभी वाटर को नहीं डाला जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, तो आप वाटर के अंदर एसिड को डालेंगे। क्यों बेटा, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और चांसेस है कि वो एसिड आपके मुंह वगैरह पे, कपड़ों पे भी फ्लैश हो सकता है, ठीक है। याद रखेंगे, स्प्लैश हो सकता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आप को सेफ रखना होगा। तो नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड राइट इज pH। तो देखो H2SO4 की रिएक्शन किसके साथ करनी है भाई, NOH के साथ। तो क्या बनेगा, आप सभी जानते हैं Na2SO4 प्लस H2 बन जाएगा। और बेटा देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा होगा, इसका pH कितना होगा, 7 ही होगा ना, pH 7 होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो pH 7 ही आता है। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एन एक्वा सोल्यूशन A टर्न फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। तो A पिंक कन्वर्ट कर देता भाई, A कैसा होना चाहिए, एन एडिशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन B to A। अब B से A,
द पिंक कलर डिसअपियर। तो भाई देखो पिंक कैसे आएगा, ए पक्का आपका क्या होना चाहिए, आपका बेस होना चाहिए। बेस में तो पिंक कलर होता है फिनोल्फ्थालीन का, और एसिड डालते ही वो कलरलेस हो जाता है, एसिड डालते ही वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। तो आपका बी क्या होना चाहिए, बी आपका एसिड होना चाहिए, और ये आपका ए आपका बेस होना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन ए स्ट्रांगली बेसिक, ए बेसिक हो सकता है, एंड बी वीक बेस, ये ऐसा नहीं है, एसिड है। ए स्ट्रांगली, ये भी गलत। ए हैव पीएच ग्रेटर देन 7, ए का हाँ सही है क्योंकि बेस है तो ज़्यादा ही होगा 7 से, एंड बी हैव पीएच लेस देन 7, तो एसिड है तो लेस देन 7 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही हम जाना चाहेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद ही, पता नहीं और भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ ए बी सी। तो कंपाउंड एक्स हमें बताना है, और आपकी जेडन के साथ रिएक्शन हो रही है, एचसीएल के साथ रिएक्शन हो रही है, और सीएचटी COO के साथ हो रही है। तो हमें बताना है ए बी सी में क्या आएगा। तो मैं एक्स की जगह यहाँ पे देखो मैं क्या मान लूँ, NaOH मान लूँ। जब मैं जेडन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो भाई इसकी क्या बनेगी, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट बनेगा, और प्लस H2 बाहर जाता है, तो ये ए हो गया मेरा। NaOH की फिर मैं रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ, तो भाई क्या बनेगा, NaCl और प्लस वाटर बाहर, ठीक है। और जब मैं NaOH की रिएक्शन भाई CH3COOH के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, CH3COONA और प्लस H2, ठीक है। तो हमारा ये ए हो गया, और भाई ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए भाई, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको अगर ये एसिड, बेस और सॉल्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो करना मैं बता दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में 10 में से आप बताएंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप वो मुझे बताएंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर, ठीक है। अब हम मूव करेंगे कौन से चैप्टर पे, अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर अपने 3 पर, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, ठीक है। अभी तक हमने 2 चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आई होप सारी जड़ी बूटियां आपके दिमाग में घुस चुकी होंगी, और अगर नहीं घुसी हैं तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो, सारी जड़ी बूटियों को रट सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं जड़ी बूटी नंबर 16 की तरफ। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट रखे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, देखो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी किसमें होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जहाँ सारे मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ एक मरकरी ऐसा होता है, वो कैसा होता है, आपका लिक्विड होता है। एक्सेप्शंस है सारे, याद करने में सारे लिख दिए एक ही जगह पे, ठीक है, ठीक है। मेटल्स हैव हाई MP एंड BP, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसका, मेटल्स का। बट आपका जो गैलियम और जो सीजियम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इनको अगर आप हाथ पे भी रख दोगे ना, दीज 2 मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन पाम। अगर आप हाथ की हथेली पर भी रख दो तो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, इसका गैलियम एंड सीजियम का, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल होने के बाद भी लस्ट्रस है। ज़्यादातर मेटल ही लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी लस्ट्रस होता है, ठीक है। डायमंड के 2 एलोट्रोप्स हैं, यहाँ पे कार्बन होता है, और एक आपका कौन सा होता है, एलोट्रोप्स कार्बन होता है, एक कार्बन की, सॉरी भूल गए, डायमंड होता है, भूल गए, याद है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, एक बगनिस्टर फ्लोइंग होता है, ठीक है। 3 होते हैं, हमें मेनली डायमंड और ग्रेफाइट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज अ वेरी हाई MP एंड BP। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल नोन एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। इसका MP और BP भी सबसे ज़्यादा होता है, और ये कैसा है, नॉन मेटल होता है नेचर में। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल होने के बाद भी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी एक्सेप्शंस है। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। सारे नॉन मेटल ज़्यादातर सॉलिड या गैसेस होते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। याद रखेंगे, जब नॉन मेटल्स को उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कौन से ऑक्साइड मिलते हैं, हमें मिलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और
जब मेटल को करवाएंगे तो बेसिक ऑक्साइड मिलेगी। 1 नंबर का सवाल पेपर में यहाँ से आता है, ठीक है, याद रखेंगे। बेसिक ऑक्साइड और आपके एसिडिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटल हमें देते हैं एसिडिक ऑक्साइड और मेटल देते हैं हमें बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो आपको याद करनी थी। आगे चलते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। वे मेटल डेट कैन बी कट बाय नाइफ, तो बेटा देखो सोडियम और जो पोटेशियम होता है उसे हम नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है। लस्ट्रियस नॉन मेटल आयोडीन होता है। मेटल डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा होता है, मरकरी। मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल कौन होता है बेटा, आपका गोल्ड होता है। मेटल डेट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर होता है आपका। नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कार्बन। नॉन मेटल होने के बाद भी डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। गिव द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर एंड अमलगम, बेटा अमलगम किसका होता है, अमलगम होता है मरकरी का। और शोल्डर का कौन कौन सा होगा, Pb प्लस 10, ठीक है। चलो, इन नेचर एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर एज सिल्वर गोल्ड आर फाउंड फ्री स्टेट, गिव रीजन। देखो कितनी बार सवाल ये आया, 12 में आया, 11 में आया और 10 में आया। क्यों भाई, एल्यूमिनियम तो आपकी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन सिल्वर गोल्ड है वो तो आपकी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों भाई, इनका कारण ये होता है कि जो सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज तो उसमें सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, तो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, तो किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम होते हैं वो हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जड़ी बूटी नंबर बेटा आपके सामने 17 आ चुकी है, और आपको अच्छे से सारी जड़ी बूटियों को घोल के पी जाना है पानी के साथ, ठीक है। देखो जड़ी बूटी नंबर 17, जब मैं मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो मेटल ऑक्साइड बनता है। देखो 4Al 3O2 की रिएक्शन करवाई तो 2Al2 का OL बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया है, Al2O3 मिल गया। क्या बोल रहे हैं, Al2O3 मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड। एम्पोथेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं, ठीक है, एसिडिक और बेसिक। तो इसके अंदर हमारे कौन से होते हैं, Al2O3 होता है, ZNO भी होता है और लेड ऑक्साइड भी होता है, ये 3 होता है, तो याद रख लेना, ठीक है। तो देखो एम्पोथेरिक ऑक्साइड आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो Al2O3 एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा 3H2। Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, H2, ठीक है, याद रहेगा। चलो, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड कैसे होते हैं अभी बताए थे, कैसे होते हैं, एम्पोथेरिक होते हैं नेचर में। ए मेटल एक्स इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस, एक्स का यूज किया था थर्माइट प्रोसेस में। व्हेन एक्स इज बर्न इन एयर इट गिव्स एन एम्पोथेरिक ऑक्साइड, वाई देता है, एम्पोथेरिक होना चाहिए पहली बात। देखो भैया इसमें तो पहली अच्छे से देख लो, एफ ही एम्पोथेरिक है नहीं, ये भी एम्पोथेरिक नहीं है, हाँ देखो ये बनता ही नहीं है, तो बनता क्या है, ये बनता ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन सी हो गए, तो आप जानते हो भाई Al2O3 एम्पोथेरिक होता है नेचर में, इसके अलावा कोई था ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही चले जाएंगे हम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते भाई जड़ी बूटी नंबर 18, जड़ी बूटी नंबर 18। भाई यहाँ भूल गए कि हम सवाल रखना भूल गए, शायद सवाल रखना भूल गए इससे रिलेटेड, ठीक है। जड़ी बूटी नंबर 18 कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। ये जो सोडियम ऑक्साइड और जो पोटेशियम ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं भाई, एल्कलीज बनाते हैं, KOH और NaOH, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं, जड़ी बूटी नंबर 19, ठीक है। चलिए जड़ी बूटी नंबर 19 आपके सामने आ चुकी है। तो देखिए मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। भाई इस वाली स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। देखो जो लाइन में इंपॉर्टेंट उन पर ध्यान रखना है। मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, याद रखेंगे पोटेशियम और सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से। इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। जैसे देखो ये रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन निकलती कैचेस कर लेगी फायर को, तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दोनों ही, ठीक है। तो KOH बना लेगा, ये NOH बना लेगा, H2 निकलेगा और हीट एनर्जी यहाँ से निकलती है, ठीक है। आपको रिएक्शन याद रख लेनी है। आगे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ये भी कोल्ड वाटर के साथ ही करता है,
कोल्ड वाटर के साथ ही करता है कैल्शियम भी, ठीक है, ये याद बात रखनी, कोल्ड वाटर के साथ ही करता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी H2O निकालता है, लेकिन इसकी हीट इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं निकालता कि कैचेस कर ले फायर को, ठीक है। इसकी एक और बात याद रखनी, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, कि जो कैल्शियम होता है ना फ्लूट करने लग जाता है, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के वो चिपक जाते हैं किससे, सरफेस ऑफ मेटल से, तो आपका जो कैल्शियम होता है क्या फ्लूट करने लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जड़ी बूटी नंबर 20। आप सच सच बताओ क्या आपको जड़ी बूटियाँ पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो भाई कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो जड़ी बूटी नंबर 20 पे आ चुके हैं। जड़ी बूटी नंबर 20 देखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम भाई कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये बात याद रखनी है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर से करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस, ये भी फ्लोट करने लगता है क्योंकि इसके जो बबल्स होते हैं वो सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखोगे। इसकी रिएक्शन हमने लिखी नहीं क्या भाई, Mg की रिएक्शन करो वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा, MgOH2 का होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है, याद रखेंगे, ये इसकी रिएक्शन हो गई। ओके गॉट इट, आगे चलो। मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट इधर रिएक्ट इधर कोल्ड और हॉट वाटर। देखो एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ना तो ये ठंडे पानी से करते हैं ना गर्म से करते हैं, किससे करेंगे भाई, ये करेंगे स्टीम से, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से। किससे करते हैं बेटा, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो देखो Al की रिएक्शन H2 के साथ करवाई तो Al2O3 बना और 3H2, Fe की रिएक्शन H2 के साथ करवाई तो Fe3O4 और 4H2 बना, ठीक है। तो किससे रिएक्ट कर रहे हैं भाई, ये स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं। मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। देखो लेड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, भाई ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि लेड रिएक्टिव होते हैं, ये सबसे नीचे पाए जाते हैं आपके क्या रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है, देखो नेम 3 मेटल विच रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर, तो अभी बताया था भाई, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, ये 3 हो गए। लिस्ट एनी 3 ऑब्जर्वेशन विच स्टूडेंट नोटिस व्हेन मेटल आर ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग, तो भाई क्या होगा, क्या होता है इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और क्या होता है भाई इसके अंदर, और सोचो क्या होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और कैचेस फायर इन केस ऑफ इनके बीच पोटेशियम और सोडियम के केस में फायर कैचेस कर लेता है, ठीक है, और बहुत वायलेंट तरीके से होती है भाई, बहुत खतरनाक तरीके से होती है रिएक्शन, ठीक है। तो यही आपके ऑब्जर्वेशन है। आगे राइट आर टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दिस मेटल विद वाटर। तो देखो ये तो मैंने पिछले ऊपर भी डिस्कस किया था बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे आप सोप सोल्यूशन लाएंगे, हाइड्रोजन गैस जब सोप सोल्यूशन के अंदर जाएगी तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, तो बबल्स निकलते हैं, ये बबल्स, और यहाँ हम कैंडल लेकर आते हैं और कैंडल लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पड़ाक पड़ाक पॉप साउंड के साथ ये जलती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाए जैसे पॉप साउंड निकलने लगा तो क्या होती है आपकी H2 गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब जड़ी बूटी नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है ये भी, जड़ी बूटी नंबर 21, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट, हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो ना इसे। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं मेटल की रिएक्शन, तो H2 गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखो कैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, जो इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को जो कि वाटर के अंदर से बन रही थी, एंड इटसेल्फ, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है, N2O में, NO में और NO2 में। हो में मतलब मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना बेटा, तो मैग्नीज होता है और जो आपका मैग्नीशियम होता है, ये दोनों ही रिएक्ट कर लेते हैं इससे, Mn प्लस HNO3 और Mg प्लस HNO3, यही दो रिएक्शन कर आपका क्या बना लेते हैं, यही आपकी दो रिएक्शन करके हीट वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, बस यही दो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं बस, ठीक है। H2 गैस यही दो निकालते हैं। तो याद रखिए कौन कौन सी दो मेटल है, Mn और Mg, याद रहेगा। अब इससे रिलेटेड एक सवाल आया है तो ये सवाल तो करना हमारा कर्तव्य है। असर्शन दिया है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। सही बात है भाई, नहीं निकलती। नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, गलत कर दिया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी अभी पढ़ाया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ए सही है, असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई जड़ी बूटी नंबर 22 आ चुकी है आपके सामने, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर चैप्टर के अंदर इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल हो रहा है।
कौन सी जड़ी बूटी है भाई? वो है रिएक्टिविटी सीरीज वाली जड़ी बूटी। कौन सी? रिएक्टिविटी सीरीज वाली जड़ी बूटी, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे ज़्यादा देखो ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी सीरीज घटती है, तो मोस्ट रिएक्टिव आपका सोडियम होता है और सबसे कम रिएक्टिव आपका गोल्ड होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, देखो जो ऊपर वाले मेटल होते हैं जैसे पोटेशियम है, जो ऊपर वाले अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले नीचे वालों को डिस्प्लेस कर लेते हैं, ये याद रखना, इसलिए इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सवाल, ए मेटल ए में डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा भाई कोई, अगर आयरन को कोई डिस्प्लेस कर रहा है तो भाई आयरन से ऊपर वाले होंगे कोई, ठीक है। तो देख लो कौन है भाई, यहाँ पे देखो लेड नहीं है, कॉपर, कॉपर भी नीचे है, मैग्नीशियम हाँ है ये, और जिंक ये भी ऊपर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है ए और डी, ठीक है। बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट में फेल हो जाता है। तो भाई कौन होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट हीरा, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट हीरा। तो कौन होगा भाई? पक्का जिंक ही तो बचा होगा, जिंक ही तो होगा हमारा सही आंसर, जिंक ही होगा इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट बड़ा स्टूडेंट रिपोर्ट नियरली आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग डिले क्लीन स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर आयरन एंड जिंक इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सोल्यूशन टेकिंग इन 4 बीकर। देखो 4 बीकर है भैया, 1 2 3 4, इसके अंदर इसने पहले आयरन FeSO4 डाला था, इसके अंदर इसने डाला क्या? एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को, और इसके अंदर भी FeSO4 है, इसके अंदर इसने डाला कॉपर की स्ट्रिप को, और इसके अंदर भाई डाला इसने आयरन की स्ट्रिप को, और इसके अंदर इसने डाल दिया किसकी? जिंक की स्ट्रिप्स को। तो आपको बताना है कि बताओ 30 मिनट बाद जब इसको निकालेगा तो क्या क्या होगा भाई? 30 मिनट बाद जब इसको निकालेगा तो क्या क्या देखने को मिल सकता है? सोचो, अगर मैं 30 मिनट बाद इसे निकालने की बात करूँ तो देखो एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ? FeSO4 के साथ। क्या बना लेगा भाई? यहाँ से बनाएगा क्या? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe, ये बना लेगा, ठीक है। देखो कॉपर की रिएक्शन क्या Fe के साथ हो सकती है? देखो भाई कॉपर नीचे है, किससे? Fe से, तो भाई ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। Fe क्या Fe से रिएक्शन करेगा? ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। Fe के साथ रिएक्शन कैसे कर लेगा? तो कॉपर करेगा नहीं, Fe करेगा नहीं, बता Zn, तो Zn FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस आपका Fe12 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। अब होगा क्या? देखो इस पहली रिएक्शन में क्या होगा, जो Al2SO4 है और Fe, इसके ऊपर जो देखो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, तो इसके ऊपर ग्रीन कलर होता है। तो अब जो हमारे पास Al2SO4 है, Al2SO4 है, इसके ऊपर हमारी ब्राउनिश डिपॉजिट आ जाएंगे आयरन की, ब्राउनिश डिपॉजिट जमा हो जाएगी आयरन की, किसके ऊपर? Al2SO4 के ऊपर, और इसके ऊपर भी ऐसा ही होगा, ZnSO4 के ऊपर ब्राउनिश डिपॉजिट जमा हो जाएगी किसकी? Fe की, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो इसके साथ हो रही थी, इन दोनों के साथ तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, और इसके साथ हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखिए अब आगे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट बात, और ये जड़ी बूटी नंबर 3। मुझसे कह देना अगर पेपर में ये सवाल यहाँ से ना आए तो इस तरीके का एक सवाल आएगा, एक सवाल आएगा जरूर, ठीक है। जड़ी बूटी नंबर 23 अब हमारे सामने आ चुकी है, जड़ी बूटी नंबर 23, ठीक है। तो देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी सीख रहे हैं। देखो 2HGS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने में हमें क्या मिल जाता है? 2HGO प्लस SO2, ठीक है। अब मैं फिर HGO को फिर से हीट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाता है भाई? Hg प्लस O2। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है? अपना मरकरी, ठीक है। तो नेम द ओर ऑफ मरकरी, बेटा ओर मरकरी का याद रख लो, शनिवार होता है, ठीक है। स्टेट द फॉर्म इन विच इट फाउंड, तो बेटा किस फॉर्म में पाया जाता है? सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड, तो HgS ही तो होता है, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन अलॉन्ग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम द ओर। तो भाई ये रही दोनों रिएक्शन, यही दो रिएक्शन आपको लिख देनी थी, इसका यही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं जड़ी बूटी नंबर 24 की तरफ, ठीक है। जड़ी बूटी नंबर 24 आपके सामने प्रस्तुत है, और आपसे कह रहा है क्या भाई? यहाँ पे लिखना भूल गए भाई, हम यहाँ लिखना भूल गए, यहाँ लिख लो तुम भी। ये क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी है, सॉरी मरकरी क्यों? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक का एक्सट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है? जिंक का। देखो ZnS जिंक ब्लेंड होता है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना? रोस्टिंग करना है। भाई रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। और कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 2ZnO प्लस SO2। फिर मैं ये ZnO मिला है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा? रिडक्शन करूँगा इसका कार्बन के साथ,
इसका रिडक्शन करूँगा तो मुझे मिल जाता है Zn प्लस Cu रिडक्शन करने के बाद। ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो देखिए ये समझ लिया आपने, अच्छे से समझ लिया होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट द नेम ऑफ द कैटायन एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, तो ये तो नेम द प्रोसेस ऑफ इवॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर तो भाई ये हो ही गया। ठीक है, इस वाले पार्ट का आंसर ये है। ठीक है, ये वाला मैं आपको सिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें ये आते हैं कि हमें MgCl2 इसका बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। देखो Mg इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो इसके 282 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भाई कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये 2 भाई। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं हमारे पास? देखो क्लोरीन कितने, क्लोरीन हमारे पास है 2, क्लोरीन 2 है। ठीक है, यहाँ लिख लूँगा क्लोरीन, एक क्लोरीन लिख दूँगा। क्लोरीन का देखो 287 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 4 हो गए, 6 2 4 6, एक यहाँ सामने रख दूंगा और एक यहाँ सामने रख दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई? देखो इसको इसको के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? Mg 2 पॉजिटिव प्लस Cl, और यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कितने? 2 क्लोरीन थे और Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ से बन जाएगा और MgCl2। इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये बनाना आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए भैया हम लास्ट नहीं, अभी तो और भी हैं। अब आ गए हम जड़ी बूटी नंबर 25 पर। ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो भाई, जब मैं देखो ZnCO3 इसको कैलामाइन पढ़ूंगा, जिनका और होता है कैलामाइन को जब मैं हीट करूँगा कैल्सिनेशन होता है यहाँ पे, तो ZnO प्लस CO2 बन जाता है। ठीक है, MnO2 को Al के साथ क्या करूँगा? रिएक्ट करूँगा तो Mn और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाता है प्लस हीट। और जब मैं Fe2O3 को हीट करूँगा 2Al के साथ भी हमें 2Fe प्लस Al2O3 और प्लस हीट निकलता है। बेटा इसी को हम पढ़ते हैं थर्माइट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, याद करके जानी है रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन। अब आ गया भाई गिरा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी यहाँ से भी कभी कभी सवाल आ जाता है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर। तो द इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, यहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन होता है। ठीक है, द एनोड इज इम्प्योर, तो आपका जो एनोड होता है ये वाला एनोड इम्प्योर होता है और ये इम्प्योर होता है। एंड द कैथोड इज स्ट्रेव प्योर, ये प्योर की होती है कैथोड। देखो आपका इम्प्योर मेटल है जो कि एनोड पे है, तो एनोड आपका चिपका रहता है कैथोड से, कैटाइन से, किससे? कैटाइन से चिपका रहेगा, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, किससे? पॉजिटिव साइन से। कैटाइन से चिपका रहता है आपका एनोड और कैथोड आपका चिपका रहता है एनाइन से। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर डिपॉजिट ऑन द कैथोड सरफेस। अब होता क्या? देखो अब आपका हुआ क्या कि जो इम्प्योर मेटल है यहाँ पे एनोड। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा धीरे धीरे इसके ऊपर करंट इसके इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो यहाँ से Cu2+ बाहर निकलेगा। किसके अंदर जाएगा? Cu2+ बाहर निकलेगा इसके अंदर से बाहर निकलता जाएगा और ये किसके अंदर जाएगा? वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घुस जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट से ट्रांसफर होगा किसके अंदर जाता है? ये आता जाता है क्या? प्योर मेटल पे जाके चिपक जाता है और एनोड मड ये यहाँ पे नीचे आ जाता है। इसको देखो किस तरीके से, एक और चीज़ समझाता हूँ। देखो एट एनोड पे इसकी रिएक्शन कैसे होती है। जब मैं एट एनोड पे बात करूँ तो एनोड पे Cu, यहाँ से Cu2+ में टूटता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकल जाते हैं। तो ये किधर चला जाता है? ये गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट। किधर की तरफ चला जाता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट की तरफ चला जाता है। ठीक है, कहाँ से जाता है? फ्रॉम इम्प्योर एनोड से। कोई दिक्कत? अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है इसकी? कैथोड पे जब मैं कैथोड की बात करूँ इसकी रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे कि Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cu। तो अब ये क्या होगा? जो यहाँ ये था मेरा गोज इनटू इलेक्ट्रोलाइट पे आ गया। अब इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ पे जाता है? ये जाता है आपका डिपॉजिट्स ऑन कैथोड। किस पे जाकर चिपक जाता है भाई? डिपॉजिट्स ऑन कैथोड। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो एक बार अच्छे से और देख लो, इसे इरेज करके बताता हूँ। ठीक है, देखो भाई, देखो अच्छे से देख लो एक बार। देखो यहाँ पे भाई था आपका एनोड, यहाँ पे इम्प्योर मेटल था, इम्प्योर, और ये कैथोड होता है यहाँ पे प्योर होता है। कोई दिक्कत? एनोड को हम कैटाइन से लगाते हैं और कैथोड को एनाइन से लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन है CuSO4 का। ठीक है, अब क्या होगा? जो एनोड होता है यहाँ से
Cu2+ टूटता है और Cu+2 टूटता है। और किसके अंदर आ जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट से ये क्या होगा, धीरे धीरे इस कैथोड पे आके चिपकने लगेगा। किस पे? कैथोड पे आके डिपॉजिट होने लगता है और यहाँ पर नीचे एनोड के ऊपर नीचे आ जाता है एनोड मड, ठीक है, ये आ गया एनोड मड। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती रहती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं जड़ी बूटी नंबर 26। तो ये कोरोजन से रिलेटेड कुछ सवाल है, वो भी हमको अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। तो देखेंगे, देखो, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो जब हम सिल्वर आर्टिकल्स अगर उन्हें कुछ समय बाद देखते हैं, अगर वो एयर के एक्सपोज में आए तो काले काले पड़ जाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो किसकी कोटिंग जम जाती है उस पर? सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग जम जाती है Ag2S की, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक पड़ने लग जाते हैं। कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड स्लोली लॉस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। तो जो कॉपर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसकी जो एयर के अंदर होते हैं मौजूद, तो उसकी जो शाइनीनेस होती है ब्राउन कलर की, वो लूज होने लगती है। तो इट गेन अ ग्रीन कोटिंग ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो उसके ऊपर कोटिंग जम जाती है ग्रीन कलर की और उसका नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। याद कर लेना, आपको उनके नाम ही याद कर लेना, ठीक है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लश की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो आपने देखा होगा आपके जो आयरन होता है उनके ऊपर जंग लग जाती है ब्राउन कलर की सी, ठीक है, अगर हम उनसे बाहर रख देते हैं तो। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो अगर हमें रस्टिंग को बचाना है तो पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन और जिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एनोडाइजिंग कर सकते हैं और मेकिंग एलॉय भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जिंक बचा सकते हैं आयरन को। देखो एक एक्टिविटी आपकी NCERT से ली हुई है, ये एक्टिविटी है। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे वाटर डला है और रस्टी आयरन नेल्स डली है और ये एयर है, इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। और इधर देखेंगे एयर है, यहाँ पे लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट एयर डिजोल्विंग इन द वाटर, और यहाँ पे ड्राई एयर है। अब बात ये है कि देखो, जब भी रस्टिंग होने के लिए किसकी ज़रूरत है? रस्टिंग होने के लिए हमारे पास भाई पहली बात तो ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस को अच्छे से समझो। इस वाले केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, ठीक है। अब यहाँ पे लेयर ऑफ ऑयल आ गई, तो इसने क्या किया, इसके रास्ता को बंद कर दिया। अब यहाँ तक ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पे रस्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखो ड्राई एयर है, मॉइस्ट एयर नहीं है भाई, मॉइस्ट एयर का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ड्राई एयर है, ड्राई एयर भी इनको कुछ भी नहीं करेगी, यहाँ पर भी जंग नहीं लगेगी। लेकिन बेटा इस वाले केस में जंग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर है, मॉइस्ट एयर है, और जो वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है क्या करेगी, ये इस पर जंग लगा देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जड़ी बूटी नंबर 26 को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी जड़ी बूटियाँ और ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अब आगे मूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ बहुत सारे ही हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। तो यू हैव टू बीकर्स A and B कंटेनिंग, इसे चलो होमवर्क में तुम कर लेना, ठीक है। चलो मैं कुछ ये देख लें। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। तो देखो ये तो अभी करी थी, HgO को हीट करने पे क्या बनता भैया, Hg+O2, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड एंड क्यूपरस सल्फाइड इज हीटेड। मैंने क्यूपरस ऑक्साइड वाला इसमें डाला नहीं, कैसा सवाल देख लेना, डाला है कि नहीं? क्यों भाई, क्यूपरस ऑक्साइड मैंने डाला ही नहीं क्या? ओहो, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। मैंने क्यूपरस ऑक्साइड डाला ही नहीं क्या पूरा इस वीडियो में? मैंने डाला तो था भाई, अगर नहीं डाला होगा तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा ये तो। चलो हम फिर भी अपने आप डाल लेते हैं। देखो इसके अंदर इस रिएक्शन को ए मिक्सचर ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड क्या हुआ, मैं Cu2O की रिएक्शन करनी है क्यूपरस सल्फाइड के साथ Cu2S, ठीक है। तो हीट करने पर हमें क्या मिल जाता है बेटा, Cu+SO2, ठीक है, याद रहेगा। वैसे एक और इसकी पहली रिएक्शन लिख देते हैं। Cu कॉपर की रिएक्शन जब हम करवाते हैं किसके साथ, जब मैं Cu की रिएक्शन करवाता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे मिल जाता है Cu2, ठीक है। तो याद रखना एक्सट्रैक्शन ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं बेटा, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है इसका, और सेकंड स्टेप इसका ये होता है, ठीक है। याद रखूँगी Cu की रिएक्शन O2 के साथ करते हैं तो हमारे पास क्यूपरस ऑक्साइड बन जाता है। फिर इस क्यूपरस ऑक्साइड को फिर मैं रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, नहीं गलत कर दिया ना, ये गलत कर दिया। सेकंड स्टेप ये नहीं होता हमारा, सेकंड स्टेप होगा जब मैं Cu2S की रिएक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता हूँ, तो मुझे Cu2S+
SO2 मिलता है। ठीक है बेटा, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इसको याद रख लेना। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है। ठीक है, पहला स्टेप ये इसका, फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप ये। मैं इस रिएक्शन को इस PDF में डालना भूल गया हूँ, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है और दूसरा स्टेप ये होता है। ठीक है, चलो, एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसको कर लो। ये तो अभी करी थी रिएक्शन, MnO2 प्लस Al के साथ हीट करने पे हमें क्या मिल जाता है, हीट करने पे मिलता है Mn प्लस Al2O3। देखो आप रिएक्शंस को बैलेंस तो खुद कर ही सकते हो। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस विद एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस Al गिव्स, हीट करने पे क्या मिलेगा, Fe प्लस Al2O3। ठीक है, बैलेंस आप खुद करेंगे। जिंक कार्बोनेट अंडरगोज कैल्शियम, तो इसके अंदर करेंगे तो कैल्शिनेशन होगा भाई, कैल्शिनेशन अभी बताया था, ZnCO3, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, ZnO प्लस CO3। ठीक है, एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया, वो सवाल का जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छे से कर लेना सवाल। चलिए, इसको थोड़ा ध्यान देना बेटा, मैं भूल गया था, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मोल्टन क्लोराइड से भाई कौन से होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव, कौन से होते हैं भाई, लेस रिएक्टिव होते हैं, वही तो होंगे। क्यों, लेस रिएक्टिव वाले होते हैं ना? नहीं यार, गलत क्यों कर रहे हैं? हमें पूछा है मोल्टन क्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो ये हाईली रिएक्टिव वाले होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो कौन होगा इसमें हाईली रिएक्टिव कौन से है भाई, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, तो रिडक्शन विद कार्बन, यही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, ये भी हमने खत्म कर लिया है। कौन सा चैप्टर हमने खत्म कर लिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर भी हमने बहुत अच्छे से खत्म कर लिया। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया तो इसमें भी आप बताएंगे 10 के स्केल में से आपको एक चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लग रहे होंगे जो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने कौन से चैप्टर की तरफ, लास्ट चैप्टर है हमारी मैराथन का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम मूव करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर की तरफ। अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये हमारा लास्ट और चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला और हमारी पूरी केमिस्ट्री इस चैप्टर के साथ खत्म हो जाएगी। और हमने पूरी केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत ही सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब कार्बन कंपाउंड को भी खत्म करने का टाइम आ चुका है और जड़ी बूटी नंबर अब हमारी कौन सी चालू होने वाली है, जड़ी बूटी नंबर 27। तो इस वाली जड़ी बूटी को भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो पहले है कंबंशन रिएक्शन, तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगा, हीट एंड लाइट निकलती है। ठीक है, CH4 मीथेन की रिएक्शन O2 के साथ करोगे तो कार्बन प्लस H2 निकलता है। मैंने हमेशा बताया कि जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है, कंबंशन किया जाता है, तो हमेशा हमें मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो याद रखना आपको। ठीक है, तो कंबंशन रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भाई इस रिएक्शन से बहुत सवाल आते हैं पेपर में, बहुत सवाल। जब मैं इथेनॉल की एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cl2 के प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो मुझे इथेनोइक एसिड मिल जाता है, इथेनोइक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू एसिड बाय एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, देयरफॉर दे आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना है किसकी तरह एक्ट करते हैं, इट इज एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पेपर में सवाल आता है कि ये दोनों किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, जड़ी बूटी 27 समझ में आ गई अच्छे से। चलो अब चलते हैं जड़ी बूटी नंबर 28 की तरफ। ठीक है, तो चलिए ये आपकी एडिशन रिएक्शन है। तो देखो ये आपको दिया इस तरीके से, ये आपका क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, निकेल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये बन जाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और यहाँ पे पैलेडियम भी यूज़ करते हैं हम कभी कभी। ठीक है, तो पैलेडियम भी यूज़ कर लेते हैं निकेल कैटलिस्ट। और दिस रिएक्शन इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के लिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखेंगे इससे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पैलेडियम और निकेल, तो हमें यहाँ से बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ईथीन से हमें ईथेन भी मिल जाता है इसी रिएक्शन में। ठीक है, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखो, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस रिएक्शन को सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं,
जैसे मान लो CH4Cl2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पहले तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो मीथेन में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो मीथेन तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगाकर हम क्या लगाए, क्लोरीन को चिपका देंगे और HCl बाहर चला जाएगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल होती है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, बिल्कुल होती है। द प्रोडक्ट ऑफ कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, देखो सिंगल बॉन्ड ही तो है इसके बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, इट एन एडिशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, बेटा ये गलत है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में थोड़ी हो रही है, तो ये वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं और मूव करते हैं जड़ी बूटी नंबर 27 की तरफ। ये बहुत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये है आपकी रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल की रिएक्शन से, तो रिएक्शन विद सोडियम, तो रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बना लेता है आपका CH3COONA, ठीक है। और डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन याद रखना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रख लिए। जब मैं इथेनॉल की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में कराता हूँ तो मुझे ईथीन मिल जाता है, क्या मिल जाता है भाई, ईथीन मिल जाता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस बात को भी आपको गांठ बांध के याद कर लेना, क्योंकि पेपर में जब ये रिएक्शन आएगी तो पक्का इसका पूछेगा कि इसमें जो H2SO4 है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं रिएक्शन ऑफ एथोनिक एसिड। एथोनिक एसिड की रिएक्शन को, सारी रिएक्शन को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। कौन सी, एस्टेरिफिकेशन। तो देखो इसमें एथोनिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल के साथ, तो हमें मिल जाता है एस्टर, ठीक है। तो देखो CH3COOH प्लस C2H5OH, इसकी रिएक्शन करवाओ, देखो यहाँ से वट H जाता है, यहाँ से OH जाता है, तो ये हमें मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। और H2, तो ये हमारा क्या है, एस्टर, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छी समझ में आ गई। अब एक और रिएक्शन है सल्फोनिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। याद रखना है आपको। इसमें क्या होता है, आपका जो एस्टर है, इस एस्टर में मैं NOH के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाता है, इथेनॉल प्लस सोडियम एथॉक्साइड मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। याद रहेगा आपको क्या हो रहा है, इसमें एस्टर की मैं रिएक्शन करवाता हूँ सोडियम के प्रेजेंस में, तो मुझे इथेनॉल प्लस सोडियम एथॉक्साइड मिल जाता है, ठीक है। सल्फोनिफिकेशन में अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एस्टेरिफिकेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आगे चल रहा हूँ जड़ी बूटी नंबर 31 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको मैं यहाँ पर एक ही लेक्चर के अंदर सारी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो रिएक्शन विद बेस। अब रिएक्शन विद बेस देखो, जब मैं NOH की रिएक्शन एथोनिक एसिड के साथ कराऊंगा तो मुझे फिर से मिल जाएगा सोडियम एथॉक्साइड प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की करवाऊंगा तो देखो एथोनिक एसिड की रिएक्शन जब मैं Na2CO3 कार्बोनेट के साथ करवा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो मुझे सोडियम एथॉक्साइड H2 और एडिशनल यहाँ पे CO2 निकलता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाऊंगा तो सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा, H2 मिलेगा और CO2 मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली भी जड़ी बूटी अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं जड़ी बूटी नंबर 32 की तरफ। देखो भाई, ठीक है। तो ये देखो जड़ी बूटी नंबर 32। तो पहली बात देखो, ये आपका होता है भाई हाइड्रोफोबिक एंड, जो हेड होता है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब इसे लगता है वाटर से डर, इसे लगता है वाटर से डर। और जो हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक है, ये तो गलत कर दिया, हाइड्रोफिलिक, ठीक है भाई। ये आपका हाइड्रोफिलिक है, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, ये आपका डस्ट या फिर ग्रीस की तरफ, ग्रीस एंड ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है ये, और पानी से दूर भागेगा। और जो हाइड्रोफोबिक होगा, और जो हाइड्रोफोबिक होगा ये क्या होगा, पानी से दूर भागेगा, पानी से दूर भागेगा। अरे यार गलत क्यों कर रहे हैं हम इस बात को बार बार। देखो बेटा दोबारा से आओ, हाइड्रोफिलिक अब हो जाता है कभी कभी, देखो शांत हो जाओ पहले, बिल्कुल शांत। देखो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि ये पानी के पास जाएगा, ये पास जाएगा, पानी से चिपकने की कोशिश करेगा। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरेगा, तो पानी से दूर भागेगा, पानी से दूर भागेगा। और ये किसके पास आएंगे, ये ग्रीस ऑयल एंड ऑयल वाला जो पार्ट है उसके पास जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छी बात समझ में आ रही है। ये आपका हेड होता है और बेटा ये आपका टेल होता है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है Na, यहाँ पे आपका है क्लस्टर ऑफ ग्रीस एंड ऑयल, ग्रीस एंड ऑयल, ठीक है। तो आपका देखो जो हेड वाला पार्ट है,
वो क्या करता है, पानी के पास आने की कोशिश करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो ये वाला मेरा पार्ट है, जो मेरा ये वाला है, ये वाला देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये इसकी तरफ आ रहा है, ग्रीस की तरफ, क्योंकि इसे ग्रीस से प्यार है, ग्रीस और पानी और जो डस्ट से प्यार है, तो ये देखो इधर की तरफ आएगा। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक है वो देखो भग रहा है दूर की तरफ, एन पॉजिटिव, देखो ये दूर की तरफ भग रहा है यहाँ पे, क्योंकि डस्ट वगैरह भरी है, ग्रीस वगैरह, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है, कौन सा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट इधर आएगा। ठीक है, और जो एन वाले पार्ट है वो दूर की तरफ भगते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से माइसिल हमारा इस तरीके से एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखो ये हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉजिकस सीरीज। तो देखो C4H10 कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा दिए, तो भाई ये क्या एल्केन है। ठीक है, देखो एल्केन में क्या होता है, मैं अभी बता देता हूँ। एल्केन इसमें कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होते हैं क्या आपके हाइड्रोजन, और कार्बन के डबल होते हैं हाइड्रोजन, किसमें, एल्कीन में, और एल्काइन में कार्बन के डबल से 2 कम होते हैं, 2 कम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन। तो देखो इसमें कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है तो ये एल्केन हो गया, इसमें देखो कार्बन के डबल से ज़्यादा, ये भी एल्केन है, ये कार्बन के बिल्कुल डबल है तो भाई ये एल्कीन हो गया। क्या, ये एल्कीन हो गया। और ये कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा, तो ये भी एल्केन है। तो उसमें कौन सा पूछा था, कौन सा बिलोंग नहीं करता, ये हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग, तो भाई ऑप्शन नंबर सी बिलोंग नहीं करता, बाकी सारे एल्केन है, ये बचा एल्कीन है। कार्बन कंपाउंड, तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कब से होने लग गए, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले देखो भाई ये बात तो तय कि सेकंड तो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं होता, मेरे हिसाब से वीक ही होता, भाई वीक ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉजिकस सीरीज। तो बेटा ये क्या आपका, ये क्या दिख रहा है भाई, CHO है, तो ये एल्डिहाइड है। ठीक है, और ये देखो ये कीटोन है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है, और देखो ये क्या, ये एल्डिहाइड है। तो सेम होमोलॉजिकस सीरीज के कौन से हैं, इसमें सिर्फ ए और फोर्थ, देखो दोनों एल्डिहाइड है, तो यही आंसर होगा इसका, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद 2 कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम है, 2, बिलोंग टू द होमोलॉजिकस सीरीज ऑफ एल्कोहल। किसकी सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं आपकी एल्कोहल की सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद दिया ऑन ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉर्म एन ऑर्गेनिक एसिड बी, तो वो ऑर्गेनिक एसिड बी बना रहे हैं विद मॉलिक्यूलर मास 60 यूनिट, तो मॉलिक्यूलर मास 60 यूनिट होना चाहिए उसका। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमसे कहता है एसिड एट 443 केल्विन पर एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C इज फॉर्म्ड, नेम A, B and C, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C, what happen when a pinch of sodium carbonate is added to compound B, write chemical equation for the reaction, draw electronic dot structure of compound B। तो देखो बेटा ये सवाल कितने नंबर का है, ये सवाल 4 से 5 नंबर का हमारे बोर्ड में आ सकता है, मतलब 5 नंबर का ही मान लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया है कि आपको दिया है होमोलॉजिकस ऑफ एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड बी, तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसके 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम किसके होते हैं, जिसमें एल्कोहल हो, तो C2H5 इथेनॉल के होंगे कि नहीं, पक्का इथेनॉल के होंगे, तो ये हमारे पास इथेनॉल होना चाहिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद सवाल में कह रहा है कि होमोलॉजिकस सीरीज ऑफ एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म एन ऑर्गेनिक एसिड बी, ऑक्सीडेशन करने के बाद भाई C2H5 में ऑक्सीडेशन करूँ तो मुझे क्या मिलता है, CH3COOH मिलता है, तो ये मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, विद मॉलिक्यूलर मास 60 यूनिट, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो 60 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन हीटिंग ए को मैं हीट करूँगा, इस ए को हीट कर रहा हूँ, हीट ऑन एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड 443 केल्विन में, तो मुझे क्या मिलता है, सी मिल जाता है। जब मैं इसको हीट करता हूँ 443 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बेटा मुझे क्या मिलता है, ईथीन मिलता है कि नहीं, ईथीन मिलता है, ईथीन। ठीक है, तो ईथीन आ गया, तो ये मेरा क्या है, ये सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी आपको सभी मिल गए, तो कैलकुलेट ए बी सी हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी, भाई सी का मॉलिक्यूलर मास कहाँ है, सी कहाँ, ये रहा सी का नाप,
करो तो कार्बन देखो, कार्बन कितने 2, तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन कितने भाई 4, तो 1 गुणा 4, ठीक है। तो कितने हो गए 24 प्लस 4, तो इसका 28 यूनिट आएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आप जानते हो कि आपने पहले भी सीखा है क्लास 9 में, तो 28 यूनिट आ गया इसका, ये भी हो गया। व्हाट हैपन व्हेन अ पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हाट हैपन व्हेन अ पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कंपाउंड बी, ठीक है। कंपाउंड बी ये रहा बेटा, ठीक है। तो कंपाउंड बी में, तो इसमें मैं क्या करना हूँ, सोडियम कौन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो भाई क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 COO Na, ठीक है। तो मेरे पास प्लस CO2 निकलेगा प्लस H2 निकलेगा, तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, क्या सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कंपाउंड बी, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो मैंने रिएक्शन भी लिखी थी यहाँ से, इसकी रिएक्शन ही होगी, ठीक है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखना है किसका कंपाउंड बी का, और कंपाउंड बी हमारा क्या भैया, कंपाउंड बी हमारा इथोनिक एसिड। तो भाई इसका बनाओ, बहुत बड़ा सवाल है भाई। देखो भाई कार्बन ऐसे हटा दो, पहले से हटाओ, 2 कार्बन होने चाहिए इसके पास, तो हाँ 2 कार्बन, एक कार्बन ये हो गया, यहाँ क्रॉस कर लो, इसके हुई यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करते हैं इसको। देखो भाई 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये हो गया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो इसके पास खुद का एक होगा, और एक ये आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन की जब मैं बात करता हूँ भाई यार जगह चाहिए, पहले ऐसे बनेगा नहीं है, मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जगह दे दो। देखो भाई जब मैं इसको बनाऊंगा तो देखो किस तरीके से बनाऊंगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे C++OH, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ हाइड्रोजन आएगा, सॉरी का ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो देखो एक इसके पास इसका ये हो गया, इसके पास खुद के 2 होने चाहिए, एक ये हो गया, हाँ तो इसके पास 6 हो गए, 1 2 3 4 6 यहाँ रख लिए, तो 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इसके खुद के इसको अलग से कर बनाएंगे, ठीक है। कार्बन के अलग से बनाएंगे, तो कार्बन के अलग से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, और एक इसका हो गया। अब कार्बन के बना लेते हैं, यहाँ से आ गया, ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और यहाँ पे एक इसका खुद का होना चाहिए, और एक और होगा, ठीक है। चलो सब बन गए, हाँ 2 इसके यहाँ पे रह गए। चलो भैया बहुत बढ़िया सवाल है एकदम। चलो ठीक है भाई, इसको पूरे अपने 8 करने हैं, तो इसको पूरे 8 करने के लिए क्या करेगा, 1 देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से लेगा भाई ये, तो इसके ये 8 पूरे हो गए, ठीक है। अब देखो इसे पूरे 8 करने हैं, तो ये इससे लेगा, इसे 2 पूरे करने हैं, तो इसके ये पूरे हो गए, इसको 8 करने हैं, तो ये इस तरीके से पूरे करेगा, इसको 2 पूरे करने ये पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, और इसके पूरे हाइड्रोजन के पूरे कार्बन के 8 पूरे हो गए, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा था ये सवाल, और बहुत टाइम भी लगा, बट हाँ हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये बनाना आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैंने स्पेस तभी छोड़ा था, मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी, और यहाँ पे मैंने इस स्पेस का ध्यान नहीं दिया, तो ये स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेम एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिल एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स। एल्कोहल का होना चाहिए, और एक हमारे किसका होना चाहिए, कार्बोक्सिल एसिड का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसके पास 2 कार्बन एटम होना चाहिए इन देयर स्ट्रक्चर। तो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर एंड स्टेट हाउ इट्स एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिल एसिड। व्हाट हैपन व्हेन दीज कंपाउंड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द 2 केसेस मेंशन अबव। तो देखो ये तो पहले जैसा ही सवाल हो गया शायद। एल्कोहल के देखो 2 कार्बन किसके अंदर होता है, एक तो इथेनॉल के अंदर होगा, और जब इथेनॉल की बात करूँ तो बेटा वो होगा सॉरी कार्बोक्सिल की बात करूँ तो एथेनॉइक होगा। इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं ना, CH3 COOH, और इसके अंदर होते हैं C2H5OH, ठीक है। अब उसने पूछा इनका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका इथेनॉइक का बना लेते हैं,
ठीक है, ये बन गया। उसके बाद क्या बोला उसने, उसके बाद हमसे बोलता है ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर एंड स्टेट हाउ द एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिल एसिड। एल्कोहल को कार्बोक्सिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH3 CH2OH, तो भाई KMnO4 और K2Cr2O7, ये एसिडिफाइड होता है, ये एल्कलाइन होता है, ठीक है, एसिडिफाइड होता है। तो यहाँ से हमें बन जाता है CH3COOH, तो ये भी हो गया। चलो ड्रॉ देयर, ये भी हो गया। तो स्टेट हाउ द प्रिंसिपल हाउ एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल एसिड, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन दीज टू कंपाउंड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या होगा जब ये दोनों ही आपके कंपाउंड है, ये किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करें, एसिड के प्रेजेंट में रिएक्ट करें, तो भाई क्या होगा, देखो करके देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन दीज टू कंपाउंड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो देखो ये तो रिएक्शन आसान सी होगी ना, CH3COOH प्लस C2H5OH, तो ये तो एस्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन हो गई कि नहीं, ये तो एस्टेरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया भाई, ये एस्टेरिफिकेशन हो गया, स्वीट स्मेल बनता है, ये स्वीट स्मेल होगी इसमें, एस्टेरिफिकेशन, तो एस्टर बन गया, ठीक है। चलो तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द टू केसेस मेंशन अबव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा कर लिया ये क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी हमने इसके लिए जगह छोड़ दी। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल एंड नेम इज सफिक्स विद OL। अरे यार ये अभी हमने करा था सेम ही सवाल बेटा, ये होमवर्क में करना है, ठीक है, अभी तो करा था, ऐसे ही सवाल है। चलो ये सवाल हमारे सामने दिया है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग 5% एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनीज ड्रॉप बाय ड्रॉप टू सम इथेनॉल टेकन अ टेस्ट टू स्टे द रोल ऑफ KMnO4 इन द रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्शन भी अभी करी थी, तो सारे सवाल उसी से रिलेटेड आ गए, एक ही रिएक्शन से। C2H5OH, ठीक है, तो एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। तो जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये मिल जाता है, ठीक है, C3COOH। और इसका रोल क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस, असर्शन दिया है, एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस, सही बात है। रीजन व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आर ऑब्टेन्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस में सूट सही है, तो व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड आर ऑब्टेन्ड। बेटा ये अलग अलग है, ये एस्टेरिफिकेशन है, ये सैपोनिफिकेशन है, बात तो सही है, लेकिन ये करेक्ट रीजन कहाँ है इसमें, ठीक है। तो ये इसका सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ फर्स्ट मेंबर ईथीन का दिया है, ठीक है बेटा। तो सेकंड मेंबर देखो बेसिकली यहाँ पे एल्कीन होगा, ठीक है, एल्कीन लिख सकते हैं। तो सेकंड मेंबर क्या होगा, चलो ईथीन का मान लो, ईथीन अगर फर्स्ट है तो इसका ये फर्स्ट होता है हमेशा एल्कीन का, तो सेकंड मेंबर इसका क्या होगा भाई, इसका सेकंड मेंबर होगा प्रोपीन, ठीक है, और इसका थर्ड मेंबर होगा ब्यूटीन, ठीक है। क्योंकि बेटा एल्कीन वाला मीथ से स्टार्ट होता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन वाले ईथ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसका मेंबर कौन सा होगा, प्रोपीन, और थर्ड मेंबर होना चाहिए इसका ब्यूटीन, ठीक है। तो सोप एंड डिटर्जेंट आर both types of salt, state the difference between the two, write the mechanism of cleansing action of soap, why do soap not form lather with hard water, mention any two problem that are arise due to the use of detergent instead of soap, ठीक है बेटा। तो ये सवाल भी आपका रहने वाला होमवर्क में, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, उन होमवर्क को आपको करना है पेपर में जाने से पहले। देखो डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट करके जाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं शायद लेना भूल गया उसे, डिटर्जेंट, ठीक है, ये डिफरेंस करके जाना है। ये इस वाले सवाल को रट जाना, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना है, ठीक है। तो इसको पूरे को अच्छी तरीके से पढ़ जाना, और दूसरा काम करना, इसकी PDF को आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो, वहाँ से इस पूरी PDF को दोबारा से आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरी केमिस्ट्री को करवा दिया यहाँ पे ख़त्म, पूरा वन शॉट आपका ख़त्म हो चुका है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, बेसिकली साइंस का एग्जाम, उसके अंदर जितनी भी केमिस्ट्री आएगी उसको पूरा कंप्लीट आप कर पाएंगे,
लेक्चर के थ्रू, ठीक है। और जो बच्चा एंड तक इस वीडियो को देख रहा है तो जाते जाते हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर जाए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।